ओके स्टूडेंट, इस जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने प्रॉब्लम दिया था, तो उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट सो दैट m1 एंड m2, ये m1 था, ये m2 था। तो इसको फास्टली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर लिया कि m1 m2 और प्लस स्ट्रिंग को एक सिस्टम मान लिया। मान सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या रहेगा फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए कि ये मेरा इसके अंदर का टेंशन इंटरनल फोर्स बना हुआ रहेगा और उसको निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मतलब अगर एग्ज़ाम में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता? ये रहता एफ नॉट और नीचे क्या रहता? m1 प्लस m2 इंटू जी रहता। और अगर रेस्ट में है तो सारे फोर्स कंपोनेंट को हम लोग ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते, तो एफ नॉट अब माइनस डायरेक्ट लिख दें आई इक्वल टू व्हाट, देन एफ नॉट का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। चलिए यहाँ तक आइए। ऐसे आप चाहते तो इसको m1 m2 का अलग भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे, बट उसमें एक अलग इक्वेशन लिखना पड़ता, एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का पर्पस नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? जब फर्स्ट क्वेश्चन में टेंशन भी निकालना है। ओके, चलिए एफ नॉट तो निकल गया एवरीवन। अभी एफ नॉट निकल गया है तो अब आप अलग ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में एफ नॉट और टेंशन दोनों निकालना था तब इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप m1 m2 का अलग भी दिखाते क्योंकि उतना ही टाइम लगना था, करेक्ट? तो लेकिन अब तो यहाँ पे मैंने बढ़ गया, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 अगर ड्रॉ करेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा? एफ नॉट, और नीचे में क्या रहेगा एवरीवन? m1 जी, और कुछ रहेगा? टेंशन। और m1 क्या है? रेस्ट में है। तो क्या सारे फोर्स को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं? और कमिंग, और सारे फोर्स को अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो एफ नॉट का कंपोनेंट क्या होगा? एफ नॉट टेंशन का कंपोनेंट क्या होगा? माइनस टी, और m1 जी का कंपोनेंट तो जान ही रहे हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नॉट माइनस m1 जी। एफ नॉट तो यहाँ से निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, यही आपका आंसर रहेगा। हो जाएगा ना? करेक्ट है? चलिए सेकेंड पार्ट में क्या था? 1 मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ये सबसे पूछ रहा हूँ, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? और सेम रहेगा तो क्यों सेम रहेगा? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन जीरो, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एम इंटू ए, मतलब नेट फोर्स क्या कर रहे हैं? जीरो। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या एक्सेलरेशन था या कांस्टेंट वेलोसिटी? तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का सेम सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन भी क्या है? इक्विलिब्रियम का है। ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन, तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन ही सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा? चलिए, तो खाली नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, इफ दे आर मूविंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट? इसको हटाएं स्टूडेंट, यहाँ तक सबका आंसर आया था? चलिए,
सेकेंड क्वेश्चन के लिए। एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन के स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर ए स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसेबल है, मतलब उसमें खिंचाव नहीं हो सकता, इलोंगेशन नहीं हो सकता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब कहने का सेंस है कि इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? अगर एक रबर के जैसा स्ट्रिंग रहता तो सेम नहीं रहता, बट यहाँ पे इनएक्सटेंसेबल स्ट्रिंग है, दैट्स वाई जिस एक्सेलरेशन से m1 ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन क्या जाएगा, m2 जाएगा। और आज के क्लास में वही एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टेंट मोशन। कौन सा मोशन? कॉन्स्टेंट मोशन। एनीवे, तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, तो फ्री बॉडी डायग्राम m1 का ड्रॉ कीजिएगा। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? m1g, और कौन सा? टेंशन, और कौन सा? F0। और इस m1 का एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किधर दिया गया है? ऊपर की तरफ। मैग्नीट्यूड इसका पता है, डायरेक्शन भी पता है, और तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को क्या ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर लिया जाए? रिजॉल्व इस ऐसे जो मैं एरो देता हूँ इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन में सारे फोर्स का कंपोनेंट को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? F0 माइनस टी माइनस m1g और कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को अगर मैंने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व किया तो क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो m क्या हो जाएगा? m1 यहाँ तक अभी आपके पास कितना अननोन है? कौन कौन सा? टी और F0, और ए तो दिया हुआ है कभी। तो अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन से आपका काम बच जाएगा। इसका मतलब एक इक्वेशन तो m1 से बन गया, सेकेंड इक्वेशन किससे बना लीजिए? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। m2 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा एवरीवन? आपका स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, क्या ऐसे दिखा सकते हैं? करेक्ट। और सारे फोर्स को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, क्या लिख सकते हैं? T माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू ए। और m1 का एक्सेलरेशन और m2 का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब इक्वेशन, अब आपको m1 भी पता है, m2 भी पता है, a भी पता है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। क्या यहाँ से सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं? तो सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। और यहाँ पे g का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। एक आंसर है इसमें 36 और एक है 6। सॉरी 3.6 स्टूडेंट, 3.6 नॉट 36। चलिए हो गया ना? इसको हटाया जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 में फ्री बॉडी डायग्राम तो सेम रहेगा, m1g t, और ऊपर में क्या रहेगा, बट अब एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी, बस आपको पता है ना कि एक्सेलरेशन नीचे है। इस केस में सर क्या ऊपर की तरफ है, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे, अगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी तो ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। ये लिखते हैं ना, यहाँ देखिए, इसका मतलब सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, तो क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इन व्हाट। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट किधर ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट। एनीवे, तो सारे फोर्स कंपोनेंट को आप नीचे की तरफ ब्रेक कीजिए, बिकॉज आप पहले से ही जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, राइट। तो कितना हो जाएगा, t प्लस m1g और माइनस f0 इक्वल टू व्हाट, m1। अब यहाँ देखिए, नीचे की तरफ मैंने अगर कंपोनेंट ब्रेक किया, इसका मतलब मेरा ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, करेक्ट। मैं इस डायरेक्शन में सारा कंपोनेंट ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, ये यस, ये मैग्नीट्यूड मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन इन, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अगर ए का निगेटिव आता, इसका मतलब इसका सेंस ये रहता कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इक्वेशन एक फर्स्ट बन गया। सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सेकेंड ब्लॉक का m2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन सा फोर्स, m2g, और कौन सा, और तो कोई फोर्स है नहीं। नीचे की तरफ क्या होगा, m2g माइनस टी इक्वल टू व्हाट, m2 है। अब यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके क्या f0 और t निकाल लेंगे, हो जाएगा ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें और कोई क्वेश्चन था, इफ मैक्सिमम टॉलरेबल या अलाउबल, कौन सा क्या दिया था, इफ मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन इज 10 न्यूटन देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन, सॉरी एक्सेलरेशन। एक मिनट, इसको हटाएं। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए, अब क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से ही कुछ इसका लाभ उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके दिमाग में रहेगा ना कि मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन के लिए सर ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेशन क्वेश्चन में क्यों दिया गया, नीचे की तरफ क्यों नहीं दिया गया, ये भी तो एक इसमें कॉन्सेप्ट है। तो इसको चेक करने के लिए एक काम करते हैं, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, करेक्ट, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, m2g और t। अब देखिए, इसमें दो केस बना लेते हैं। केस ए, इफ एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, चाहे जो भी ए का वैल्यू रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ, और क्या लिखते हैं, t माइनस m2g इक्वल टू m2a, हाँ या ना। देन t इक्वल टू क्या लिखते हैं, m2a प्लस m2g। यहाँ तक बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू m2a प्लस m2g किस केस में, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और सेकेंड केस मानते केस बी, इफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सारे फोर्स और कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड, ये मेरे लिए कन्वीनियंट रहता। और तब क्या लिखते हैं, m2g और माइनस टी इक्वल टू व्हाट, m2a। देन t इक्वल टू क्या लिखते हैं,
यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन देखें आप, इस इक्वेशन को m2g प्लस m2a और एक देखें m2g माइनस m2a, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। ऊपर जब एक्सप्रेशन है तो m2g में प्लस हो रहा है, और जब नीचे की तरफ एक्सप्रेशन तो टेंशन में क्या हो रहा है, तो किस केस में स्ट्रिंग में ज़्यादा टेंशन होने का चांस है, ऊपर जाने के टाइम पे या नीचे आने के टाइम पे? ऊपर जाने के टाइम पे, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन जो भी है तो स्ट्रिंग को ब्रेक होने का चांस किस केस में ज़्यादा बनेगा, नीचे के टाइम पे या ऊपर के टाइम पे? अगर ब्रेक होने का चांस है तो ऊपर। दिस इज वजह कि उस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया गया कि ऊपर की तरफ। लेकिन अगर नहीं भी क्वेश्चन मेंशन किया रहता और सिर्फ ये पूछा था फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फॉर दिस टॉलरेबल टेंशन, तो एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ ही लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम टेंशन उसी केस में क्रिएट होगा, करेक्ट। एनीवे, चलिए तो हम लोग सारे वैल्यू यहाँ पे ए कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं? t माइनस m2g। अब मैं इसी केस को ले रहा हूँ, केस ए को लेकर चल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो t माइनस m2g इक्वल टू क्या लिखेंगे एवरीवन? m2a। देन t इक्वल टू क्या? m2g प्लस m2a, करेक्ट है ना? और इसके लिए क्या बोला गया है, कितना था? T शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 10 न्यूटन। एक इनइक्वलिटी डेवलप कर दिए, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जहाँ भी बात आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप x लेस देन इक्वल टू 4 लिखते हैं, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है भाई, मिनिमम वैल्यू यहाँ से आएगा। यहाँ से क्या आता है? तो x का मिनिमम वैल्यू कितना है? 4। और अगर x रहता है x लेस देन इक्वल टू 3, देन x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे t शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 और t का वैल्यू तो ये है, तो क्या लिख सकते हैं? m2g अब प्लस m2a शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो m2a शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 माइनस m2g का वैल्यू, m2 का कितना वैल्यू था? 0. तो क्या डायरेक्टली यहाँ पे 0.3 इंटू 10 कर दें? लेस देन इक्वल टू कितना? 7। 10 माइनस 3, हाँ या ना? देन a शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/0.2 है क्या है? m2 का वैल्यू कितना? 0.2 है, तो ये तो आंसर रहेगा। तो ये का मैक्सिमम एक्सेलरेशन किधर है, कितना रहेगा ऊपर की तरफ? मैक्सिमम रहेगा 70/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आंसर, ठीक है। मतलब अब हम लोग धीरे धीरे इनइक्वलिटी भी डेवलप करने के लिए सीखेंगे। मतलब यहाँ पे जानबूझ के मैंने इनइक्वलिटी को इन्वॉल्व कर दिया अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो यहाँ से मुझे ए का इनइक्वलिटी मिल गया और यहाँ से ए का मैक्सिमम बोल सकते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कांस्टेंट मोशन, करेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट मोशन? अभी तक इस टाइप का प्रॉब्लम लेने से मैं बच रहा था, देखे होंगे, करेक्ट है ना। m1, बात मत कीजिएगा एवरीवन, m1 एंड m2। मान लेते हैं कि m2 ग्रेटर देन m1 है, सपोज कीजिए m2 ग्रेटर देन m1।
तो आपको नहीं था कि m1 m2 दोनों का मोशन क्या एक दूसरे से फ्री है या दोनों का मोशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है? कनेक्टेड है ना। और कनेक्टेड होने का वजह क्या है? कनेक्टेड होने का वजह है स्ट्रिंग, करेक्ट। क्योंकि अगर m2 नीचे अगर 1 मीटर आता है तो m1 को ऊपर कितना जाना पड़ेगा? तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मोशन। मतलब एक दूसरे से अटैच है, ऐसा नहीं कि इसका 1 मीटर तो इसका कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल मोशन नहीं है। m1 का और m2 का मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके पीछे का वजह कौन है? स्ट्रिंग बना हुआ है। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आया है? चलिए बाद में यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। चलिए, मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग y1 और y2 निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये y2 है मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पॉजिटिव एक्सिस नीचे की तरफ मान लिया है। ये मेरी मर्जी है। तो अब बताइए, तो यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? पूरे स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? सर पूरे स्ट्रिंग का लेंथ नेवर भी निगेटिव, माइंड इट, लेंथ नेवर भी, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। बाइट निगेटिव हो सकता है बट लेंथ निगेटिव। तो ए है L1, ए है L2, तो पूरे स्ट्रिंग का लेंथ ये भी तो रहेगा पूरा स्ट्रिंग, राइट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस पाई आर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जो कि कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि आपका स्ट्रिंग एक्सटेंसेबल है या इनएक्सटेंसेबल है? इनएक्सटेंसेबल। यहाँ तक लिखिए। अब यहाँ देखिए, जहाँ से मैंने L1 मेजर किया तो L1 के लिए क्या y1 लिखें या y1 का मॉडुलस? L1 के लिए यहाँ से डेल्टा y लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता? डेल्टा y, बट डेल्टा y कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव। दैट्स वाई उसे बचने के लिए क्या किया है? मॉडुलस ले लीजिए। बट यहाँ पे डेल्टा y क्या रहता? y1 माइनस 0, y1 माइनस, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट y1 लिख दिया। लिख सकते हैं ना आप? प्लस y2 का मतलब आप ये मॉडुलस लगाने का मतलब है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये मेरा पॉजिटिव सेंस है, राइट। अब प्लस पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। अब मॉडुलस के अंदर जो आपका क्वांटिटी, इस केस में मेरे डायग्राम में जो क्वांटिटी है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आप मॉडुलस हटा सकते हैं y1 प्लस, लेकिन ये ऑलवेज नहीं रहेगा। आप देखिएगा कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इक्वल टू L, करेक्ट है ना? चलिए, फर्स्ट थिंग, टेकिंग चेंज बोथ साइड। चेंज अगर ऐसे मैं बोलता हूँ कि टेकिंग चेंज बोथ साइड, मतलब सपोज कीजिए y इक्वल टू अगर x है, अब बोलूँगा टेकिंग चेंज बोथ साइड मतलब डेल्टा लेना नहीं, और टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड अगर इस केस में तो क्या d लेना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ टेकिंग चेंज बोथ साइड, इसका मतलब है कि इस तरफ क्या लगा दिए हैं? y1 प्लस y2 प्लस डेल्टा r इक्वल टू व्हाट? और ये तो पता ही कि L कांस्टेंट है ना? तो इसका किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है? 0। और इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, डेल्टा y1 प्लस व्हाट? डेल्टा y2, और इसका डेल्टा कितना रहेगा स्टूडेंट? 0, है ना? ये भी तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा y1 इक्वल टू व्हाट? डेल्टा y2। एग्री?
ए डेल्टा बाई वन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1। डेल्टा बाई वन क्या है? और डेल्टा बाई टू क्या है? m2। डेल्टा बाई वन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से सब लोग देखिए। डेल्टा बाई वन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 और डेल्टा बाई टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2। करेक्ट? तो बताइए m1 m2 का डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। निगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है ना कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेंगे तो इक्वल ही होना पड़ेगा। अगर आप मॉडुलस लेते हैं तो दोनों का मॉडुलस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि इस केस में दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है। यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं। करेक्ट? तो जो आप ऑब्जर्व किया वहां पे लिख लीजिए। हो गया ना? अब चलिए, इक्वेशन मेरा क्या बना था स्टूडेंट? बाई वन प्लस बाई टू प्लस पाई आर इक्वल टू क्या था? इक्वेशन वन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। इक्वेशन वन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? और एक मिनट, एक मिनट, बाई वन बाई टू किसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हैं? राइट? इसका मतलब है कि और ओरिजिन क्या? ओरिजिन कहाँ पे आपका है? ओरिजिन का लाइन यहाँ पे पुली के सेंटर पे है। तो क्या ओरिजिन आपका मूव कर रहा है या रेस्ट में है? इसके लाइन पे है ना, इसके यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में। और ये तो इससे फिक्स्ड है। इसका मोशन है क्या पुली का? ये मोशन रिजिडली किससे अटैच है सर? यहाँ से, इस दीवार से, जो भी रहा होगा। और एक किससे रिजिडली अटैच रहा होगा? ग्राउंड से। किससे अटैच रहा होगा? तो आपको बताए तो थे कि आज के बाद ग्राउंड से जो भी रिजिडली फिक्स रहेगा उसके रेस्पेक्ट में अगर आप काम करते हैं, इसका मतलब है कि बाई वन और बाई टू जो मेजर किया वो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? तो वेलोसिटी भी जो मुझे जो भी इसका यहाँ के बाद रिलेशन मिलेगा वो वैल्यू किसके रेस्पेक्ट का होगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट का। जहाँ जिस फ्रेम से रहकर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका फ्रेम ग्राउंड है तो पुली का सेंटर और ग्राउंड इस केस में डिफरेंट है या सेम है? क्योंकि पुली रिजिडली इससे अटैच है, ये किससे अटैच है? ग्राउंड से अटैच है। ये कुछ ऐसा ही बात हो गया कि पूरा बिल्डिंग रिजिडली अटैच है ग्राउंड से। करेक्ट? और यहाँ पे फैन का जो फ्रेम है, फैन का जो फ्रेम वो इससे रिजिडली अटैच है। तो फैन का फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई बात करना, तो फैन का फ्रेम विंग्स नहीं, फ्रेम जिसे हैंग किया हुआ, राइट? तो उसके रेस्पेक्ट में बात करना और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करना, अलग ऑब्जर्वेशन मिलेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। करेक्ट? क्योंकि सब ग्राउंड हो गया। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप ये लिखेंगे आप प्लस वाट, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन, और ये भी क्या रहेगा? दो रहेगा। और इसके बदले लिख सकते हैं V1/, हाँ या ना? आप प्लस वाट V2/, इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से भी ब्लॉक M1 M2 का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। करेक्ट? इसका मतलब स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ देखिएगा, अगर आपको इस टाइप का रिलेशन, बाद में शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, इस टाइप का रिलेशन अगर मिल जाए किसी तरीके से, इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपको ऐसा ही रिलेशन मिलेगा? इट इज नॉट कंपल्सरी। करेक्ट? समटाइम्स ऐसा भी तो रिलेशन मिल सकता है कि ये बाई वन है, ये x1 है। करेक्ट? इस टाइप का भी तो रिलेशन मिल सकता है। यहाँ पे दूसरी समटाइम्स भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा ब्लॉक और एक रिंग हो, रिंग ऐसे मूव कर रहा हो, ब्लॉक ऐसे जा रहा हो, और जिसके बारे में हम इसका मोशन आपस में अटैच है, तो क्या ये सिचुएशन बनेगा? इसका मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज आपको ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा।
बट जैसा भी मिलेगा उस पहले उस इक्वेशन को डेवलप करेंगे, रिलेशन निकालेंगे और उसमें देखें कांस्टेंट क्या है और तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। करेक्ट। एनीवे, तो यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब इक्वेशन सेकेंड को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें। ये इक्वेशन अगर आपका सेकेंड है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dv1y बाई डी टी इक्वल टू वाट? माइनस dv2y बाई डी टी। बट इसको क्या बोलेगा? a1 बाई इक्वल टू वाट? a2y। करेक्ट। बट ये m1 m2 का एक्सेशन किसके रेस्पेक्ट का एक्सेशन है? सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट का। पुली के रेस्पेक्ट का बोलने का मतलब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। बोले क्या मिला आपको? तो दोनों का एक्सेशन सेम है या डिफरेंट है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक्सेशन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। करेक्ट। इसका मतलब है कि a1 का एक्सेशन का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? a2 का एक्सेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a। तो आज के बाद अब यहाँ के बाद इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहाँ देखिएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर कोई आपसे पूछे m1 m2 का एक्सेशन सेम या डिफरेंट, आपका पहला आंसर क्या रहेगा? सर एक्सेलरेशन तो डिफरेंट रहेगा ड्यू टू डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बोलना है, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन सेम है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट। यहाँ तक आइए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं फास्ट होने के लिए, ठीक है? जनरली एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो एक तरीका ये भी है कि मान लेते हैं कि आपको लेट अस सपोज जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन रहेगा डिट्टो वैसा ही उसके बीच का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का रिलेशन होगा। करेक्ट। मान लेते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूं ए था और आप अलग अलग ही मान लेते हैं कि m1 का a1 और m2 का क्या a2। तो क्या यहाँ से a1 इक्वल टू, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन रहेगा जिस रिलेशन से, वैसा ही रिलेशन एक्सेलरेशन का दिखेगा। करेक्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कोई कोफिशिएंट में है, राइट, तो डायरेक्टली अगर a1 a2 पहले से मान भी लेता है कि नहीं इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं है, इसका a1 इसका a2, तो यहाँ पे क्या होता? a1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट? ए सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड के लिए बोल रहा हूँ, किसके लिए? तो आज के बाद फास्ट होने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का, जिसके बीच में भी कांस्टेंट मोशन है, जो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से अटैच है कांस्टेंट मोशन के थ्रू, तो उसके लिए हम लोग उसके डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स उसके बीच का रिलेशन निकालेंगे। और जो रिलेशन रहेगा डायरेक्टली उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके पीछे का वजह यह है कि 2 टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, जो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन रहेगा वही डायरेक्टली किस में ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसे ही निकल जाएगा, वही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का रिलेशन बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है। हो गया ना? ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of any two object which are under constant motion
which are under constant motion, then that relation directly can be used for relation of magnitude of acceleration. ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो सेम एग्जाम्पल के लिए अब बताएं, दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर m1 ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे m2 भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? एक्सेलरेशन सेम नहीं, बिकॉज डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। अब ये बात कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, करेक्ट। एक रिलेशन निकालने के बाद रिलेशन यही मिला था, करेक्ट। एच.सी. वर्मा का पेज नंबर 50 में क्वेश्चन है। ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, इन द गिवन अरेंजमेंट द एंड्स P and Q are an inextensible string move downwards with uniform speed u। यूनिफॉर्म स्पीड u मतलब इस स्ट्रिंग के इस एंड को और स्ट्रिंग के इस एंड को दोनों को यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ खींच रहे हैं, बट डिफरेंट स्पीड से या सेम स्पीड से? सेम स्पीड से। ये जेईई मेन का क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, आईटी क्वेश्चन है। देन फाइंड द मास ऑफ स्पीड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप लोग ट्राई किए तो बनाने का। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन।
आप लोग पहले खुद से सॉल्व करके देखिए तो आपको लगता है कि ए पॉइंट और ए पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है और इस पॉइंट के बीच में कांस्टेंट मोशन है, एक दूसरे के पे डिपेंड कर रहा है, बट कैसे डिपेंड कर रहा है वो आपको निकालना है। सॉल्व ट्राई कीजिए, फिर मैं सिखाऊंगा। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस क्या आया आपका आंसर? एक इनका आंसर है। देखिए एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है मतलब मैग्नीट्यूड आपका अकॉर्डिंग टू यू कॉस थीटा। एक स्टूडेंट का आंसर बोल रहे हैं टू यू कॉस थीटा। देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है? ऐसा में एक आंसर में एक ऐसा ऑप्शन है, और जो माइंडसेट से आप आंसर दिए हैं वो माइंडसेट ऑथर के माइंड में भी है। और कोई एनीवन? टू यू कॉस थीटा। बट इसका आंसर है u बाई कॉस थीटा। आप इसका एक भी में आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या है? यस। अब मैं बताता हूँ आप लोग क्या सोचे। एक मिनट, आप लोग के माइंड में आ गया कि ये u है, तो ये u है तो u का u कॉस थीटा लेते हैं, है ना? इसका भी u है तो कॉस थीटा, और u कॉस थीटा प्लस u कॉस थीटा इक्वल टू 2u कॉस थीटा। भाई मैंने तो कभी नहीं बोला कि हाँ इसको ऐसे, आप इसको जस्ट 4 के जैसा कर दिए, राइट? किसके जैसा? एक्चुअल में आपने जो यहाँ देखिएगा, ये स्ट्रिंग पे यहाँ से यहाँ तक का एक पार्टिकल है, राइट? आपने स्ट्रिंग का इस पार्टिकल का बता दिया। ये यहाँ देखिएगा, ये स्ट्रिंग का एंड अगर नीचे यू से, तो यहाँ का पॉइंट भी क्या है? यू से ही नीचे आएगा। ये भी कहाँ से आएगा? यू से नीचे आएगा। ये पॉइंट भी कहाँ से आएगा? ऐसे जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि इस पॉइंट का, स्ट्रिंग का इस पॉइंट का आपने इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, ना कि ब्लॉक का, करेक्ट? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या इस डायरेक्शन में है? नहीं है। तो एक्चुअल में आप लोग थोड़ा सा कोशिश किए, बट यहाँ पे सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब तक आपको रिलेशन नहीं पता रहेगा, तो मान लेते हैं कि ये है मेरा y, क्या है? y, और a क्या है? x, करेक्ट? तो भाई अगर यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? तो अगर मेरा यहाँ पे 1 मीटर से नीचे आता है, तो नहीं लगता कि a लेंथ 1 मीटर से कम हो जाएगा, है ना? इसलिए ए अगर इस तरफ का लेंथ, इस पॉइंट का 1 मीटर से नीचे आता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना मीटर से कम हो जाएगा? यस। तो यहाँ पे y और x, अरे बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, और यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं b। तो x और y के बीच में आपको रिलेशन, मैंने क्या बोला था, रिलेशन खोजना है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट या डिफ्रेंशिएट करना है। आपने क्या इसका यहाँ पे इस स्ट्रिंग का जो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा था, तो इसको इधर जाने की वजह से ये ऊपर जा रहा है, तो क्या आपने x और y में कोई रिलेशन यहाँ पे निकाला था? तो विदाउट फाइंडिंग्स कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखे थे मैंने y1 प्लस y2 प्लस πr इक्वल टू एल लिखे थे। एक रिलेशन फाइंड आउट किए, फिर डिफ्रेंशिएट किए, राइट? तो वो ऑलवेज, तो यहाँ पे भी आपको इसका, या मान लेते हैं ब्लॉक मेरा ऊपर का इस ए डायरेक्शन बाई एक्सिस मान लीजिए, या बाई डायरेक्शन मान लीजिए, या यहाँ का लेंथ बाई मान लीजिए, करेक्ट? तो बाई और एक्स में कोई रिलेशन नजर आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या रिलेशन नजर आएगा?
रिलेशन नज़र आने के लिए यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफ्रेंशिएट करें, क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इक्वल टू व्हाट, और ये तो पता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल रहता है वही यहाँ पे रखते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, dy और dy बाई डी टी, है या ना, प्लस इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट, 2 कितना रहेगा, और एक किसका वेलोसिटी है, ब्लॉक का, इसको v मान लेते हैं, क्या मानते हैं, v। तो क्या इसके बदले v लिख सकते हैं, करेक्ट है ना, और इसके लिए 2x लिख सकते हैं, और ये क्या है, क्या इसके बदले हम लोग u लिख सकते हैं, करेक्ट लिख सकते हैं ना। बाद में मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि मुझे स्पीड का ही रेस निकालना है, मुझे यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे किसका मतलब था कि अगर इसका स्पीड u है तो इसका स्पीड क्या रहेगा ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो उसको थोड़ा सा आपके मन में होगा कि सर कहाँ पे प्लस रहेगा कहाँ पे माइनस रहेगा, पर जब स्पीड का रेस निकालना है तो मॉडुलस ले लेंगे, करेक्ट है ना। तो और मॉडल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बाई इंटू वी इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू यू। अब तो 100% श्योर हो गए कि मैं स्पीड का रिलेशन निकालने जा रहा हूँ, देन v इक्वल टू व्हाट, करेक्ट है। अब x बाई वाई यहाँ देखेंगे, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो बोलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कितना, बाई बाई एक्स। तो एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई, तो क्या इसके बदले 1 बाई कॉस लिख दें, यू बाई कॉस थीटा, दिस इज द आंसर। इसका मतलब है कि कांस्टेंट मोशन में जिसके बीच में भी आप कांस्टेंट मोशन लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बीच में किसी तरीके से आप रिलेशन फाइंड आउट करें। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज रिलेशन ऐसा मिलेगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो मुझे नजर आएगा। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज लीनियर रिलेशन रहेगा, लीनियर हो भी सकते, जैसे यहाँ पे लीनियरली नहीं था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से अटैच था, बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, अभी सबको समझ में आ गया सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया जाए, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, चलिए
क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक M एज ए फंक्शन ऑफ x। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक M एज ए फंक्शन ऑफ x। और x यहाँ तक है स्टूडेंट, दिस वन इज द x। अच्छा, एक मिनट यहाँ देखे तो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ए बाई वन, सपोज कीजिए ए बाई था और ए बाई था, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगेगा सर ए और ए प्रॉब्लम सिमिलर है, ऐसा हो सकता है, लग सकता है कि ए और ए प्रॉब्लम सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअल में यहाँ से ए बाई है और ए लेंथ भी बाई है। मैंने यहाँ पॉइंट थोड़ा बढ़िया समझाने के लिए बिल्कुल इस एंड आई एस एंड का यहाँ से सेम डिस्टेंस रखा, तो ए बाई और यहाँ से ए भी क्या मान लेते हैं, बाई, करेक्ट। तो एक्चुअल में पूरे स्ट्रिंग का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पूरे स्ट्रिंग का डिस्टेंस लेंथ कितना हो गया था इस केस में। पूरे स्ट्रिंग का अगर लेंथ देखेंगे तो क्या लिखेंगे इस केस यहाँ पे, अगर इसको मान लेते हैं बाई वन, सपोज कीजिए आप बाई वन ही मान लेते हैं, तो आप ए लिख सकते हैं 2 बाई वन आप प्लस 2x इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे 2 बाई वन प्लस 2x इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो बाई वन इक्वल टू बाई वन प्लस x इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल, और x के बदले हम लोग पुट कर देते हैं बाद में, x के बदले क्या होता, रूट ओवर, सॉरी x इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट ना। बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, और x के बदले कर सकता था ना बाई वन प्लस रूट ओवर, क्योंकि हम लोग को ले देकर लास्ट में तो स्ट्रिंग का लेंथ ही कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। और इसको अगर स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ ले जाकर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बाई वन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, माइनस बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एग्री ना। और ये देख लीजिएगा बाई क्या है, बाई वन क्या है, करेक्ट। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते तो आपको क्या मिलता, डी बाई वन बाई डी टी, जस्ट इसको लिखना नहीं है, 2 बाई वन क्या मिल जाता, 2 बाई वन, करेक्ट है, इक्वल टू कितना, 2 बाई डी वाई बाई डी टी। ए किसको रिप्रेजेंट करता, ए इसको रिप्रेजेंट करता, और ए किसको रिप्रेजेंट करता, यू को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे 2 और 2 आपस में लगता है कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट अब इस केस में मतलब एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अलग है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, मान लेते हैं कि इसको आप कोई लेंथ मानिए, कोई एक लेंथ मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, करेक्ट। तो पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, और आपको डी वाई बाई डी टी पता है, इस स्ट्रिंग का इस एंड का स्पीड भी पता है, तो आपको क्या पता है, डी वाई बाई डी टी, और वो डी वाई बाई डी टी कितना है, भी है, करेक्ट। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके टर्म में और एक्स के टर्म में आपको यू को रिप्रेजेंट करना है। अब बनाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। और इसमें किसी भी तरीके से पूरे स्ट्रिंग का रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट करना है।
देखिए तो इतना लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, एक्स, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, अभी क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट है, करेक्ट। और ए एक्स, यहाँ देखिएगा ए एक्स किस डायरेक्ट कहाँ का लेंथ है, इस पुली से मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से, तो पुली का जो ऊपर में, इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या देगा सर, डी एक्स बाई डी टी का मॉडुलस स्पीड ऑफ पुली देगा, स्पीड ऑफ पुली, इस ब्लॉक का स्पीड डिफरेंट रहेगा ऊपर की तरफ या सेम रहेगा, क्योंकि पुली से तो डायरेक्टली रिजिडली अटैच है, इसका बस किसी तरीके से डी एक्स बाई डी टी निकालना है, करेक्ट। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखिएगा, बट ए रिलेशन जब तक फाइंड आउट नहीं होगा, यहाँ देखें, तब तक इसका स्पीड और इसका इस पुली का स्पीड या ब्लॉक का आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से आपका इस पॉइंट, जिस दो पॉइंट के बीच में आप रिलेशन निकालना चाहते हैं, उस दोनों पॉइंट को आपस में कोरिलेट करना है। और जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जो ये थोड़ा सा रेशनल मोशन का क्वेश्चन हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें बहुत सिंपल रिलेशन रहता है, वो देख कर पता चल जाता है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पूरे HCV में 2 या 3 बस ट्रिक है, और आपको ऐसे भी देख कर पता चल जाएगा। तो उसको बहुत मैं बहुत सारा इक्वेशन डेवलप करके नहीं समझाऊंगा, कॉमन सेंस से कि देखिए ऐसा होगा तो कैसे होगा, ठीक है। बट इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो डी वाई बाई डी टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा एवरीवन, इक्वल टू व्हाट, 0। अरे डी वाई बाई डी टी अब प्लस डिफ्रेंशिएशन सिखाया है ना, इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर हाफ है, तो भाई ये फार्मूला काम कब करता है, बोला कीजिए डिफ्रेंशिएशन तो आप ही लोग कर देते सर, जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए, तब ये फार्मूला काम करेगा। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डी वाई बाई डी टी, चलिए यहाँ देखें तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू हाफ, क्या डायरेक्टली इसके डिफ्रेंशिएशन इतना लिख दें, यहाँ से यहाँ तक के बदले इतना लिख सकते हैं, हो जाएगा ना, करेक्ट है ना। इसके पावर हाफ -1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ नीचे आ जाएगा रूट, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या 2x dx dt कर दे डायरेक्ट, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो dx स्क्वायर, तो फिर से क्या हो जाएगा 2x dxy dt, और ये बी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना रहेगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ए यहाँ पे u को रिप्रेजेंट कर रहा है, dx बाई dt क्या है u, और dy बाई dt क्या है v, ये क्या है इसका जो चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके का मैग्नीट्यूड क्या देगा, स्पीड ऑफ पुली, स्पीड ऑफ पुली और स्पीड ऑफ ब्लॉक डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसके बदले तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि स्पीड का रिलेशन निकालना था, क्या निकालना था स्पीड, तो अगर मॉडुलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू भी इक्वल टू 2x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू। चलिए हम लोग का आंसर तो आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में था एज ए फंक्शन ऑफ x, बट अगर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बोलते तब क्या होता, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा रहता तब होता, यहाँ देखिए ये x है तो ये भी तो x है, तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर थीटा के फंक्शन में क्या रहता, 2 u, और दिस इक्वल टू व्हाट एवरीवन,
कॉस थीटा। सही है ना? देन यू इक्वल कितना, अब यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे मिला होगा, यहाँ देखिए वहाँ पे हम लोग एक्चुअल में थोड़ा सा अगर आपको बेटर वे में समझाना चाहते हैं, वहाँ पे एक्चुअली ये मेरा यू था, वहाँ पे क्या था, इससे पहले वाला प्रॉब्लम में यू था, यहाँ पे इसको मैंने क्या बना दिया है, भी बना दिया है, करेक्ट। तो वहाँ पे यहाँ जो यू लिखे हुए हैं, गलती से जल्दीबाजी में इसको मैंने यू कर दिया, इसको ज़्यादा बेटर रहता कि इसको यू करते, इसको भी करते था और ज़्यादा समझ पाते, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद अभी चेंज नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आंसर था वी वाई कॉस थीटा, वी वाई वहाँ पे था सिर्फ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 2 कॉस थीटा। 2 क्यों रह गया पता है, 2 रह गया क्योंकि यहाँ पे क्या था, उस तरफ उसमें बाई और बाई दो तरफ था, बाई और बाई दो, यहाँ पे बाई और बाई दो तरफ है या एक ही तरफ था, एक ही तरफ था। और लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पूरे स्ट्रिंग का लेंथ को जोड़कर कांस्टेंट किया और जो रिलेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े हैं, करेक्ट। तो 1 2 इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव आ चुका है, तो नेक्स्ट तो इसी का चांस है, और उसमें कॉमन मिस्टेक रहेगा कि बच्चे कुछ रख लेंगे यू बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे आंसर यू बाई 2 कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब बार बार आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। ओके एवरीवन, तो घर पे जाके इसको दोबारा बनाना है। इसको हटाया जाए, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे एक कोई वेज है और ये वेज फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक सैफ्ट है, सैफ्ट समझते हैं, एलिवेटर सैफ्ट, इसमें एलिवेटर अप एंड डाउन करता है ऊपर नीचे। एंड दिस वेज कैन स्लाइड ऑन दिस सरफेस, दिस वेज कैन स्लाइड ऑन दिस सरफेस, और इस वेज का एंगल अल्फा दिया हुआ है, और इस वेज इस सैफ्ट के अंदर बिल्कुल इस टाइप का, यहाँ देखिए जिसका इसके प्लेन के साथ यहाँ का बॉटम का इसका प्लेन बिल्कुल पैरेलल है, कैसे रखा हुआ है, इस टाइप का बनाया गया है, बिल्कुल ये सरफेस है आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में होने के लिए इसका सरफेस और इसका सरफेस आपस में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल, करेक्ट। और इसका मास m1 दिया रहेगा, इसका मास m2 दिया हुआ है। एक मिनट, और तब यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, एक मिनट रुकेंगे सब लोग। यहाँ देखिए m1 किस पे रखा हुआ है, m1 रखा हुआ है सरफेस पे, नॉट बेस, बेस तो खुद ही है, m1 किस पे रखा हुआ है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सरफेस के रेस्पेक्ट में दिखेगा, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, करेक्ट है ना। और इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि अगर मेरा ए डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सब हाईलाइटेड प्रॉब्लम का कांस्टेंट मोशन का डायग्राम बनाते रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपको नहीं लगता है कि इसका मोशन बिल्कुल प्रतिबाधित है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर नीचे ही सिर्फ कर सकता है, इस सेट में आगे पीछे कर सकता है क्या, ऐसे बनाया हुआ है कि सिर्फ क्या कर सकता है, ऊपर नहीं तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में रहेगा, ओनली अलोंग वाई एक्सिस, चाहे ऊपर या, तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो ओनली अलोंग वाई एक्सिस होगा। बट इसका ये कहाँ पर रखा हुआ है, सेफ्ट, अरे मेरा एलिवेटर सेफ्ट
बिल्कुल ग्राउंड के साथ रिजिडली अटैच है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई मुझे इसके रेस्पेक्ट में नजर आएगा, तो वेलोसिटी भी इसके रेस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन भी इसके रेस्पेक्ट में। और एक किससे रिजिडली अटैच है? ग्राउंड से रिजिडली अटैच है, पहला बात करेक्ट। और इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे बेज का भी तो अपना कांस्टेंट कंडीशन है कि ये ऊपर नीचे बेज नहीं हो सकता है। बेज क्या ऊपर नीचे होगा? तो बेज कैसे होगा? लेफ्ट या राइट। अगर बेज लेफ्ट जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, हाँ या ना? और अगर बेज राइट जाएगा तो ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसका मतलब है कि सर M1 M2 का मोशन भी यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड है, रिलेटेड है। अगर इंडिपेंडेंट रहता तो ये आगे पीछे होता तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बट इसके आगे पीछे होने से इस पर फर्क पड़ रहा है, राइट। ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में कम से कम तो मैंने अपना 1 आवर टाइम दिया था, वेस्ट नहीं किया था, दिया था। लास्ट में जाकर क्लिक किया क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, और सपोज कीजिए कि A1 एक्सेलरेशन से राइट जा रहा है और A2 एक्सेलरेशन से, और इसको सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे A1 और A2 मेरा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये मैंने सपोज के लेके नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आएगा तो इधर जाएगा, इसका मतलब मैं करेक्ट हूँ। ये नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा? इसको सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करूँगा, ठीक है। सॉल्व करे तो जितना भी इक्वेशन आ रहा था, जितना अननोन, सॉल्व करने के टाइम पे अननोन भी तो इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे अननोन इन्वॉल्व होगा? इसके बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके बीच में क्या रहेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट। ये भी आ गया। फिर यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका इधर से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जितना यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अननोन इन्वॉल्व हो गया, उतना इक्वेशन डेवलप नहीं हो पाता था, नहीं हो पा रहा था। जितना चाहिए था उसे एक इक्वेशन कम रह जाता था, मतलब 1 मोर इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता था। तो यहाँ पे A1 और A2 के बीच आपस में डायरेक्टली मुझे रिलेशन नहीं समझ में आ रहा था, और अगर एक इक्वेशन नहीं समझ में आता, एक क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक इक्वेशन मिसिंग था। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ A1 और A2। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन रहेगा, क्या? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन रहेगा वही डायरेक्टली कहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे? एक्सलेशन का, करेक्ट। तो मान लेते हैं, डायग्राम बनाइए। तो एक्चुअल में देखिए ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है एरोडोप का, बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट उसका सिर्फ कांस्टेंट मोशन वाला पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। मतलब इस टाइप का एक प्रॉब्लम है। यहां देखेंगे एक कितना, क्या इसको डेल्टा वाई मान सकते हैं? हाँ या ना? और इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो अब बताइए, अगर ए पॉइंट अगर डेल्टा वाई से नीचे आएगा तो बेज कितना से इस तरफ जाएगा? डेल्टा एक्स, हाँ या ना? ये तो कंप्लीट क्लियर है ना, क्योंकि ऑल द टाइम इसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल तो मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर इसका ये डेल्टा वाई है तो इसका क्या डेल्टा एक्स है, तो अगर नीचे ए पॉइंट अगर यहाँ आता है तो ये पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसका डेल्टा वाई का अगर इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई है नीचे की तरफ या कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा? डेल्टा एक्स। और खुद बताएं, इस डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ए एंगल अल्फा, तो नहीं लगता कि ए एंगल भी अल्फा रहेगा? मतलब ए एंगल भी क्या रहेगा? अल्फा रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में एक रिलेशन था, और डेल्टा वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बाद में इसको मॉडुलस ले लेंगे, तो क्या tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हाँ या ना? tan अल्फा लिख रहे हैं, मतलब ट्रायंगल के अंदर आप अल्फा ले रहे हैं, तो लेंथ दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस, लेंथ बाई लेंथ, राइट, इसलिए मॉडल्स लगा दिया। देन डेल्टा वाई इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स tan अल्फा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन रहेगा उसी को डिट्टो किस में ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा?
तो इसका एक्सप्रेशन अगर आप A2 मानते हैं कितना, और इसका A1 मान रहे हैं, तो A2 का इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 tan अल्फा। A2 इक्वल टू व्हाट, A1 tan अल्फा। इसके बिना इसमें काम ही नहीं चलता, आपसे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, वही आता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए उस एक शॉर्टकट ट्रिक दिया हूँ, उसको रटिए। मतलब ऐसे भी अगर इसको बाई मान लेते हो ऑब्वियसली आएगा, इसलिए तो मैं शॉर्टकट बोल दिया। ये अगर एक्स है वाई है तो tan अल्फा के क्या लिखते हैं, बाई बाई एक्स, बाई इक्वल टू व्हाट, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, d2xy dt स्क्वायर tan अल्फा। ये क्या है A1, ये क्या है, उसी को देखकर मैं बोला था। ठीक है, यहाँ तक हो गया एवरीवन। तो ये भी मैं कांस्टेंट मोशन के लिए जस्ट A1 और A2 के आपस में रिलेशन है, बस वो मैंने वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, बस A1 और A2 का रिलेशन बताया, और यहाँ पे एक कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यहाँ देखेंगे, ये डायग्राम देखिएगा, बोलिए। यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि ये मेरा एक रॉड है फ्रिक्शनलेस, इसमें एक रिंग फंसा हुआ है, राइट, और ये रॉड यहाँ से हैंग किया हुआ है, और यहाँ पे एक स्टैंड लगाकर फिक्स करके एक पुली लगाया हुआ है, और उससे यहाँ से रिंग और ब्लॉक के बीच में एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि ब्लॉक और रिंग का मोशन आपस में किसी भी तरीके से अटैच है या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है? बिल्कुल कनेक्टेड है। ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो रिंग स्लाइड करेगा किधर, इस तरफ, करेक्ट। बट रिंग का मोशन क्या ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा। पहला बात तो ये हो गया। इसका मतलब है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे अगर रिंग का स्पीड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन से तो हम लोग निकाल ही लेंगे एक्सेलरेशन का, बट अगर इसका यू है और इसका भी पूछा जाएगा तो कैसे निकालिएगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड भी? इसको मान लेते हैं h, करेक्ट। इसको क्या मान लेते हैं? h, और a क्या मान लेते हैं? x, और a मान लेते हैं बाई, हाँ या ना? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कैसे आपस में रिलेटेड है। सॉल्व कीजिए तो इस प्रॉब्लम को। फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रिंग। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रिंग का।
स्ट्रिंग का ए पॉइंट अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया नीचे की तरफ, करेक्ट, तो स्ट्रिंग का ए पॉइंट कितना कवर करेगा? 1 मीटर ही, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग का ए पॉइंट कितना कवर करेगा? हाँ, डिस्टेंस कवर करेगा, इधर जाएगा बट कवर तो 1 मीटर करेगा। इसका मतलब कि स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट का डिफरेंट स्पीड रहेगा या सेम स्पीड रहेगा? सेम स्पीड रहेगा। तो अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग का लेंथ है, तो अगर बाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो स्पीड मिलेगा यहाँ इसके यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट का, तो इस पॉइंट का स्पीड और इस पॉइंट का स्पीड डिफरेंट या सेम? इसका तो बाई का डिफरेंशिएशन मुझे यू देगा, बाई का डिफरेंशिएशन क्या देगा? यू देगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देगा? भी देगा। और जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स और वाई का दोनों का रेशो निकालें तो क्या यहाँ पे फॉर मोमेंट कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई लिख सकते हैं? इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, क्योंकि लास्ट में ले देकर वही हो जाएगा। अगर पाइथागोरस ऐसे भी लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर, तब भी आंसर पे कोई फर्क, लास्ट में वही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा दिया हुआ थीटा के टर्म में, तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? एक्स बाई वाई। और किसी पार्टिकुलर मोमेंट के लिए फॉर एट एनी टाइम टी, तो एट एनी टाइम टी के लिए कॉस थीटा हम लोग कॉन्स्ट मान के काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया? बाई कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते थे? डेल्टा बाई कॉस थीटा। दोनों तरफ चेंज ले लेंगे, डेल्टा वाई। ये सिर्फ आपके लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिलेशन, अगर इसका एक्सलेशन का भी आप एच सी ब्रह्मा का प्रॉब्लम है वर्कआउट में, ठीक है, बाद में बनाएंगे। तो अगर इसका एक्सलेशन अगर A1 रहता और इसका एक्सलेशन A2, तो यहाँ से देख कर डायरेक्टली हम लोग बताकर फाइंड आउट कर सकते थे। तो A1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ से डायरेक्टली हम लोग बोल सकते थे A1 इक्वल टू A2 कॉस थीटा, है ना? A1 इक्वल टू A2 कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेगा? dy बाई डी टी कॉस थीटा। dx बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? v। dx बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? v इक्वल टू व्हाट? u कॉस थीटा। एक बार स्ट्रिंग का लेंथ को भी, तो वही वहाँ से स्ट्रिंग का लेंथ भी यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे था डायरेक्टली देखकर, अब स्ट्रिंग का लेंथ को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको इसका स्पीड निकालना है तो एक्स को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर स्ट्रिंग का लेंथ को ही आप मानते हैं तो यहाँ पे आपको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बाई 1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बाई 2 मान लेते हैं, अब बाई 1 प्लस बाई 2 इक्वल टू बाई कर लेते। तो एक्चुअल में तो स्ट्रिंग का लेंथ अब यहाँ इस केस में यहाँ से यहाँ तक है, तो अब इसमें आपको एक्स तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक्स नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो उसका डिफरेंस मिलेगा, तो मेरा मजबूरी है एक्स को इन्वॉल्व करना। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आप स्ट्रिंग का पूरा लेंथ ही, आपको कोई अगर रिलेशन सामने दिख रहा है, जैसे मुझे एक्स और वाई में सामने दिख रहा था, एक्स बाई वाई इक्वल टू व्हाट, ये भी लिख दीजिए। या आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बाई स्क्वायर। ये भी तो कर सकते थे, ये भी हो सकता था, ठीक है। हो गया एवरीवन, इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन, ये जो मैं यहाँ पे किया हूँ ना, या ये जो किए हैं, इसका HCB के वर्कआउट में सोल्यूशन देखिएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। इधर वर्कआउट में अगर किसी के पास HCB है तो देखिए, और उतना कॉम्प्लिकेटेड में अगर जाइएगा तो फिर थोड़ा आपको लिए टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको जितना ईजिएस्ट वे में हो सके समझा दें। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 73, 73 क्वेश्चन नंबर 7। इसका जरा सॉल्व, किसी HCB लेकर आइएगा भाई सब लोग, क्या प्रॉब्लम है? तो पेज जिनके पास भी है देखिए, इसका सॉल्यूशन नहीं लगता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। राइट, अब उतना करने जाइएगा तब तक तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसको इजिएस्ट वे में जैसे भी हो सकता है। इसलिए HCB का प्रॉब्लम बनाना है बट तरीका अपना लगाना है, ठीक है। तो मतलब अगर लेंथ कांस्टेंट का रिलेशन अगर नहीं भी किया फिर भी बाकी अगर कोई एक रिलेशन पता है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए ना। कभी अब 100 मेनी टाइम्स हम लेंथ कांस्टेंट करेंगे, बट ऐसा भी तो दिख रहा है कि एक्स और वाई ऐसे भी रिलेटेड है। एक्स और वाई
cos थीटा से रिलेटेड है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके एवरीवन, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करूँगा। प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से लाया कीजिएगा HCB, नहीं तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगते रहेगा। यहाँ देखें, M1 किधर जा रहा है और M2 किधर जा रहा है, बट M1 M2 का मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? नहीं कैसे भाई, M1 नीचे नहीं जाएगा तो ये राइट जाएगा? कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड का मतलब डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये नहीं कि इसका 1 मीटर जाएगा तो इसका 1 मीटर ही जाएगा। इसका इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि अगर M1 नीचे नहीं जाएगा तो क्या ये राइट आएगा? नहीं आएगा। अरेंजमेंट तो ऐसा ही दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A1 है और यहाँ पे M1 का एक्सेलरेशन और M2 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या सेम है? आपके सामने दो डायग्राम है, एक मिनट। एक डायग्राम ये है, ध्यान से देखिएगा। M1 M2 अगर ये 1 मीटर, अगर ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे जाता है तो ये ब्लॉक भी 1 मीटर इधर आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि 1 मीटर नीचे, इसका मतलब यहाँ का लेंथ, यहाँ इस स्ट्रिंग का यहाँ का लेंथ 1 मीटर से बढ़ गया तो स्ट्रिंग का यहाँ का लेंथ क्या हो गया? बट ए और ए क्या कॉमन स्ट्रिंग है? पहली बात नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या आप डैम श्योर हैं कि M1 अगर 1 मीटर से नीचे आएगा तो M2 1 मीटर से इधर आएगा? नहीं पता है, एक मिनट। बट यहाँ देखिएगा, इस स्ट्रिंग का कौन सा एंड मूवमेंट कर रहा है, कौन सा एंड फिक्स्ड है? स्ट्रिंग का ए एंड फिक्स है भाई, है ना। स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का ए एंड क्या मूव कर रहा है या बांधा हुआ है कहीं पे? इस फ्रेम में, एक्सल में बांधा हुआ है, बट स्ट्रिंग का एंड, इसका मतलब इस स्ट्रिंग का लेंथ, अब मान लेते हैं कि इस तरफ से स्ट्रिंग अगर लूज पड़ गया तो उसको टाइट करने के लिए कौन सा पॉइंट को ऊपर या नीचे मूव करना पड़ेगा? ये पॉइंट क्या मूव करेगा? तो स्ट्रिंग को टाइट बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग का विच एंड आर मूवेबल? दिस एंड, करेक्ट। ये वाला एंड, ये पूरे स्ट्रिंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक, करेक्ट। यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग इस तरफ से, ये वाला स्ट्रिंग इस तरफ से लूज पड़ रहा है किसी वजह से, तो उसको अगेन टाइट करने के लिए कौन सा पॉइंट ऊपर नीचे करे, एडजस्ट करेगा? यहाँ का पॉइंट। स्ट्रिंग को टाइट करने के यही करते हैं ना, दोनों पॉइंट को टाइट रखते हैं, खींचते हैं। बट ये पॉइंट से कोई फ़ायदा होगा आपको? ये तो फिक्स कर दिए हैं, बांध दिए हैं। ये किनारा बांधा हुआ है और दूसरा किनारा ही मूव कर सकता है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मतलब ये अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन में 31 है, बट इसका सॉल्यूशन ना करके पहले हम लोग कांस्टेंट मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ए पुली, दिस पुली, अगर ए पुली 1 मीटर इधर जाएगा तो ये ब्लॉक भी तो 1 मीटर इधर जाएगा, है या ना, क्योंकि ये पुली और ये पॉइंट इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है।
तो ये पुली अगर 1 मीटर से राइट जाएगा तो ये भी कितना मीटर से है? 1 मीटर से। इसका मतलब पुली का, इस पुली का एक्सेशन और इस ब्लॉक का एक्सेशन डिफरेंट है या सेम है? सेम है। मतलब पुली का डिस्प्लेसमेंट और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? पुली का राइट। पुली P1, इसको P1 बोल दीजिए, इसको P2 बोल दीजिए। अब मान लेते हैं भाई ए पुली P1, इस पुली P1 का सेंटर, पुली P1 का सेंटर अगर यहां से x इधर आ गया, कितना आ गया? x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। इस पुली का डिस्प्लेसमेंट और इस M2 का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट या सेम? इसका तो पुली का डिस्प्लेसमेंट और कोई क्या हम लोग M2 का डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं? बट मान लेते हैं इसको मैं पकड़ के रखा, इसको मैं क्या किया? अभी पकड़ के रखा हूँ, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है? और जानबूझ के इस पुली को यहाँ पे खींच के ले आए, करेक्ट? तो इसको x यहाँ आने से वो यहाँ पे स्ट्रिंग कितना, इस तरफ का स्ट्रिंग कितना लूज पड़ गया? 2x, ऊपर भी x और हाँ या ना, x या 2x? भाई ऐसा अरेंजमेंट था कि अगर इस स्ट्रिंग आपने पुली का सेंटर को लाया है, बट इस स्ट्रिंग को यहाँ स्लाइड कर देंगे तो स्ट्रिंग तो यहाँ पे दो तरफ से था ना, नीचे भी था और, तो पुली का सेंटर को x डिस्प्लेस होने से स्ट्रिंग कितना लूज पड़ा है? 2x। और उस 2x को कौन एडजस्ट करेगा अगेन टाइट होने के लिए? तो इसको कितना आना पड़ेगा? 2x आना पड़ेगा। x आने से काम चलेगा? नहीं चलेगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि अगर a बाई आया है, क्या आया है? बाई नीचे, और x है, तो क्या x इक्वल टू बाई यहाँ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। 2x इक्वल टू बाई बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? x क्या था? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक M2। तो M2 अगर x आ रहा है तो पुली का सेंटर x गया, करेक्ट? पुली का सेंटर x गया है, करेक्ट ना? बट इसका x, इस सेंटर को यहाँ से आने से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, दोनों स्ट्रिंग का पार्ट क्या हो गया? लूज पड़ गया। तो उसको टाइट करने के लिए किसको जाना पड़ेगा नीचे? M1 को नीचे जाना पड़ेगा। और M1 को कितना जाना पड़ेगा? 2x, तब जाकर टाइट होगा, राइट? इसका दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? इसका डिस्प्लेसमेंट और ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन ए है। 2x इक्वल टू व्हाट? बाई, करेक्ट? अब बताए थे ना कि जो डिस्प्लेसमेंट, आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन को आप a1 मानते हैं, क्या मान रहा है? a1, और इसके एक्सेलेरेशन को a2। देन व्हाट द रिलेशन? 2a2 इक्वल टू व्हाट? a1। और a रिलेशन भाई जब तक नहीं आता तो a1 a2 का आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो इस केस में m1 m2 का सेम एक्सेलेरेशन रहेगा, m1 m2 का एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? इसका एक्सेलेरेशन इससे जस्ट डबल रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, इसका एक्सेलेरेशन इससे जस्ट डबल रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, करेक्ट? देखते नहीं है? यहाँ देखिए, साइकिल तो पक्का देखे होंगे, देखे हैं ना? उसमें एक गियर आगे लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? गियर। अब पीछे भी एक गियर रहता है, पीछे वाला चक्कर में छोटा सा, राइट? और यहां से चेन से कनेक्टेड रहता है। अगर इसको एक बार घुमाएंगे, कितना बार? और इसका क्या है? मान लेते हैं रेडियस R1, तो R1, करेक्ट? तो इसको एक बार रोटेट करते हैं तो उस तरीके से, सपोज कि ये डायरेक्टली अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच है, करेक्ट? ऐसे अटैच है, इसका गियर इस बड़े वाला के गियर में फंसा रहता, तब तो डायरेक्टली अटैच है। तो इसको एक बार घूमने से कितना बार घूम जाएगा? 2 बार नहीं भाई, रिलेशन है ना। इसका कितना लेंथ एक बार घूमने से मिलेगा? 2 पाई R2, इसका R1 मान लीजिए 2 पाई R2, इसका एक बार घूमने से कितना लेंथ होता है? 2 पाई R1। इतना नंबर ऑफ टाइम्स इसको घूमना पड़ेगा। इसलिए सम टाइम देखते हैं बड़ा वाला गियर कम आपको घूमते हुए नजर आएगा और छोटा वाला क्या रहेगा? ज़्यादा घूमना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, करेक्ट? आपस में क्या है? कांस्टेंट मोशन है। तो खैर इन सब बातों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल था या डिफरेंट था?
यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम था या अलग अलग था, अलग अलग था। ये डायग्राम को लिख लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आपको, जब क्वेश्चन नंबर आप 31 बनाने जाएंगे तो हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली एक दो और कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल जो आपको हेल्प में हो आएगा उसका ड्रॉ करूंगा, और फिर प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम स्ट्रिंग से रिलेटेड इस तरीके का सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक इस टाइप का वुड मशीन का, इसको हम लोग बोलते हैं वुड मशीन, वुड मशीन का हम लोग प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, बिकॉज मैंने अभी तक आपको कांस्टेंट मोशन का कुछ भी ज्ञान नहीं दिया था, ठीक है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में HCP सब लोग लेकर आएंगे, ठीक है।